फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस का इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट इसमें हमने इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। ये टॉपिक यूनिट 13 का है। तो इस टॉपिक को हमने 4 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। फर्स्ट पार्ट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन को समझाता है, सेकंड फिश को, थर्ड जिश को, एंड फोर्थ पार्ट में CSIR नेट लाइफ साइंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टिल डेट वो सब कवर किए गए हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन को। फिश का मतलब होता है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नाउ हम उसकी एक टाइप देखने जा रहे हैं, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक तरह की लैबोरेटरी टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर हम DNA सीक्वेंस के अंदर किसी जीन को लोकेट करना चाहते हैं किसी पर्सन के जीनोम में, तब ये टेक्निक यूटिलाइज की जाती है। इस टेक्निक की वजह से जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर हम जीन लोकेट कर पाते हैं, और इसमें हमें एक छोटा क्रोमोसोम का हिस्सा प्रोब के जैसे यूज़ करना होता है। प्रोब मैंने आपको बताया था, प्रोब डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वो बेसिकली क्रोमोसोम का किसी भी न्यूक्लिक एसिड का कोई पार्ट हो सकता है, या फुल पूरा न्यूक्लिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रोब, बट वो लेबल्ड होता है, इसीलिए उसे हम प्रोब कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा स्मॉल DNA फ्रेगमेंट है, ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से लेबल्ड होता है, DNA का प्रोब, और इसकी मदद से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ पे जो हमारा एबनॉर्मल जीन है वो प्रेजेंट है। नाउ हम देख लेते हैं फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है DNA को डीनेचर करना। ये वो DNA होता है जिसके अंदर आपको देखना है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा कोई कल्चर है, सेल का कल्चर है, उन कल्चर के अंदर हम यूजुअली सेल्स कौन से सेलेक्ट करते हैं, जो मेटाफेज स्टेज में होते हैं, क्योंकि मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है। डीनेचुरेशन करने के लिए हम फॉर्मामाइड यूज़ कर सकते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे, और इस तरह से हमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ऑब्टेन हो जाता है। अब ये वाला जो DNA हमने ऑब्टेन किया है, इस पे हम हमारा प्रोब अटैच कराएंगे। नाउ सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब बनाना। तो ये जो प्रोब होता है एक्चुअली, क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग पहले से की हुई है, तो हमें पता है किस तरह का जीन हमें डिटेक्ट करना है, तो उसके ऑलरेडी अवेलेबल सीक्वेंसेस होते हैं, तो प्रोब हम उसे ले लेते हैं। तो जो भी हमें प्रोब चाहिए होता है जीन का, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस प्रोब के अंदर हम क्या करते हैं, लेबलिंग से पहले इसके अंदर निक ट्रांसलेशन कहते हैं। निक ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, निक ट्रांसलेशन मतलब क्योंकि उसे लेबल करना है तो हमें उसमें निक ट्रांसलेशन करना होगा। निक ट्रांसलेशन में हम जो हमारा DNA का फ्रेगमेंट हमने ले रखा है एज ए प्रोब, उसके अंदर कट लगाते हैं, रैंडम कट। कौन सी एंजाइम यूज़ करते हैं, DNase फर्स्ट। DNA रेप्लिकेशन में आपने देखा होगा DNA पॉलीमरेज थर्ड यूज़ आती है यूजुअली DNA रेप्लिकेशन में। हालांकि DNA पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर भी जो रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है वो होती है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्टर फ्रेगमेंट से सिंथेसाइज कर सकती है। प्लस इस एंजाइम के अंदर एक और खासियत होती है कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। तो इसीलिए हम इसके अंदर निक ट्रांसलेशन के प्रोसेस में DNase फर्स्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि अब DNase फर्स्ट डाल रहे हैं, तो इसमें हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चाहिए होंगे, तो कुछ हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ले लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज, UTP, CTP, ATP, GTP, ये सब। और इसके साथ में कुछ जो हमारे ये जो हमने यूज़ किए हैं, ये बायोटीन से लेबल्ड होते हैं। बायोटीन मैंने आपको बताई थी एंजाइम होती है, और हमने जब इश पढ़ा था तो हमने देखा था बायोटीन जो होता है एविडिन से लेबल्ड होता है। बायोटीन एंजाइम है, लेबल है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एविडिन यूज़ करते हैं, उसके साथ में एक मॉलिक्यूल होता है, और फिर हम इसको फ्लोरोसेंस सिस्टम के साथ में कपल कर देंगे। तो अब ये जो पॉलीमरेज एक्शन है, इसकी वजह से पॉलीमराइज हो जाएगा, और जो हमारा प्रोब है वो प्रिपेयर हो जाएगा विद लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब इस प्रोब को हम डीनेचर कर देंगे 75 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमें
इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइज करना है, हमारा जो डीएनए हमें स्टडी करना है उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रोब से कराना है, तो दोनों को ही डीनेचर करना होता है। तो इसको हम डीनेचर करेंगे 75 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर ध्यान रखना, प्रोब हम 75 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर करते हैं, बिकॉज ये वाला जो प्रोब होता है हम XC2 डीनेचर कर रहे होते हैं। और इन टर्न जो हमारा जो डीएनए है जिसको हमने स्टडी करना है उसको जब हम डीनेचर करेंगे उसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि इन सीटू उसको डीनेचर किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम जो हमारा पेरेंट जिसके अंदर हमें जीन लोकेट करना है उसको ग्लास पे फिक्स कर लेते हैं, और इसके अंदर जो भी रेपिटेटिव डीएनए होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है दूसरी फ्रेगमेंट्स के अंदर, क्योंकि सपोज आपने जो प्रोब डाला है वो प्रोब और कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है, तो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को पहले ब्लॉक किया जाता है। फिर ये जो प्रोब है इसको हम अप्लाई करते हैं क्रोमोसोम डीएनए पे और 12 आवर्स तक इंक्यूबेट करते हैं, और उसके बाद में काफ़ी सारे वॉश स्टेप्स होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, क्योंकि पीछे क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम वॉश स्टेप्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें से जो भी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है प्रोब या पार्शियली हाइब्रिडाइज हुआ है वो हट जाए, और जो भी वीक फ्लोरेसेंट सिग्नल होते हैं उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं एंटीबॉडी यूज़ करके। एंटीबॉडी हम कौन सी यूज़ करते हैं, स्टेप्टाविडिन की। तो चलिए हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट स्टेप होता है रिजल्ट को डिटेक्ट करना। तो इसका हम एक एनिमेटेड डायग्राम देख लेते हैं। सपोज़ ये आपका प्रोब का जीन है, प्रोब का जीन छोटा होता है, तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था निक ट्रांसलेशन क्या होता है। निक ट्रांसलेशन में हम डीएनए फर्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड हैं, तो निक ट्रांसलेशन में जब ये एंजाइम अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कैरी ऑन करती है तो इसमें से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो जाते हैं, फिर इसके अंदर पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी। अब जो हमने ये यूज़ किए हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये बेसिकली लेबल्ड हैं, किससे लेबल्ड हैं, बायोटीन से लेबल्ड हैं, और अदर न्यूक्लियोटाइड्स भी हम यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से ये लेबल्ड प्रोब आपके पास में डेवलप हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप डीनेचर करके प्रिपेयर करके रख लेते हो। तो ये डीनेचर करके इसका सिंगल स्ट्रैंड आपने प्रिपेयर करके रख लिया। उधर ये आपका जो फिक्स सेल है इसके अंदर ये आपका टारगेट डीएनए, जिसमें आपको ये मैच कराना है कि ये सीक्वेंस कहाँ पे मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डीनेचर कर लेते हैं। टेम्परेचर मैंने कहा था वेरीड होगा, क्योंकि ये सेल में है, इन सीटू है, 42 डिग्री सेल्सियस पे इसको डीनेचर किया जाता है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो ये हमने हमारा जो टारगेट डीएनए ले लिया जिस पे हाइब्रिडाइजेशन कराना है, और ये जो प्रोब है ये जा कर के वहाँ पे अटैच हो जाता है। लेकिन अभी इसको डिटेक्ट भी करना है, तो डिटेक्ट करने के लिए हम सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे एविडिन मॉलिक्यूल्स है, ये इसको एविडिन लिंक्ड मॉलिक्यूल्स है, और ये फ्लोरेसेंस शो करते हैं जिससे डिटेक्शन हो जाता है। और जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो इस तरह से इसमें फ्लोरेसेंस दिख रही होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि फ़िश किस तरह से काम में आता है। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, इसमें फ़िश यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ क्रोमोसोम्स आप देख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्रोमोसोम्स इसमें आप देख सकते हो जो लेबल्ड है। तो अब नॉर्मल में अगर आप देखोगे तो अब नॉर्मल में ट्रांसलोकेशन हो चुका है। तो ये जो येलो कलर है और रेड कलर है, ये येलो कलर बेसिकली फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। तो ये हम नॉर्मल में देख रहे हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम जो है जो येलो कलर से लेबल्ड है वो हमारे फिश वाले क्रोमोसोम्स है। और अब नॉर्मल में आप देख रहे हो यहाँ पे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन प्लस इसमें ट्रांसलोकेशन शो हो रहा है। नाउ देयर आर बहुत अलग अलग तरह के फ़िश होते हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फ़िश होते हैं। पहला वाला है सिंगल मॉलिक्यूल आरएनए फ़िश। ये बेसिकली आरएनए की फ्रेगमेंट को स्टडी करने के लिए किया जाता है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसमें हम शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स यूज़ करते हैं एज मैसेंजर आरएनए के। और फिर ये प्रोब की जब बाइंडिंग होती है, ये फ्लोरेसेंस, जैसे ही प्रोब जब बाइंड नहीं होते, जो प्रोब बाइंड नहीं होते वो फ्लोरेसेंस शो नहीं करते हैं, तो हम उसे बैकग्राउंड से आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये यूजुअली कब परफॉर्म किया जाता है, आरएनए फिश क्वांटिटेटिव पीसीआर के बाद में एज अ फॉलो एक्सपेरिमेंट। और इसकी यूज़
कैंसर डायग्नोसिस में, न्यूरो साइंस में, जीन एक्सप्रेशन में, इन सब चीज़ों के अंदर है। दूसरे तरह का जो फिश है ये फाइबर फिश है। फाइबर फिश में हम मेटाफेस का क्रोमोसोम नहीं लेते हैं, इंटरफेस का क्रोमोसोम लेते हैं। अब इंटरफेस का क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, तो उसको हमें क्या करना होता है, स्ट्रेट करना होता है, स्ट्रेट लंबा करना होता है, इसीलिए इसको फाइबर फिश कहते हैं। स्ट्रेट करने के लिए हमें इसमें मैकेनिकल शेयर लगाना होता है, इसी को हम क्रोमोसोम कॉम्बिंग भी बोलते हैं, और फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो इसीलिए इसको फाइबर फिश कहते हैं। तीसरे तरह का है क्यू फिश। क्यू फिश क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव फिश कहते हैं। इसके अंदर हम सिंथेटिक डीएनए का प्रोब बनाते हैं, जिसको हम पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है, टीलोमेर की लेंथ वो डिटेक्ट करने के लिए। टीलोमेर रिसर्च में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीलोमेर आपको पता है, जैसे जैसे सेल की एज होती है टीलोमेर शॉर्ट होने लग जाता है, तो ये बेसिकली टीलोमेर रिसर्च में क्यू फिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ नेक्स्ट टाइप होती है फ्लो फिश। फ्लो फिश में हम क्या करते हैं, फ्लो फिश में जो हमारा फिश है उसको हम फ्लो साइटोमेटरी के साथ में यूज़ करते हैं मिल करके। तो दूसरी है एक एम ए फिश। एम ए फिश में हम माइक्रोफ्लूइडिक्स यूज़ करते हैं। माइक्रोफ्लूइड क्या करता है, डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, और इसकी वजह से हमें ज़्यादा महंगे फिश प्रोब्स यूज़ नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का एचएफ फिश, हाइब्रिड फ्यूजन फिश। इसके अंदर बेसिकली हम ऐसे फ्लोरोफोर्स यूज़ करते हैं जो डायनामिक ऑप्टिकल ट्रांसमिशन करें। तो बहुत सारे ऐसे फ्लोरोफोर्स हैं इसके अंदर जो जब हम लेबल करते हैं प्राइमरी फ्लोरोफोर्स, तो 7 डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशनल स्पेक्ट्रा बनाते हैं। ये क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में स्टडी किया जाता है। अब फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जब भी कभी किसी क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो उसको स्टडी करने के लिए, सोमा क्लोनल वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम की मैपिंग करने के लिए, मार्कर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी थेरेपी हमने अप्लाई की है उसकी इफ़ेक्ट मेजर करने के लिए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स के लिए, कैंसर डायग्नोसिस के लिए, और मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स के अंदर जैसे कोई बर्थ डिफेक्ट है वो स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड होगी वो होगी जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जेश पर पार्ट 3। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।